हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। चाहे आपका केवीएस हो, कुछ लोगों का केवीएस तो आज ही है और कुछ लोगों का कल है। तो जिनका आज है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वीडियो थोड़ा लेट से आया, लेकिन जिनका 11 तारीख को है वो ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारे इसी चैनल पर LT ग्रेड, DSSB, TGT, PGT और बिहार TRE शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग उससे भी जरूर जुड़े। बहुत जल्द हम होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस, सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। बस आप हमें फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां आपके डिस्कशन के लिए टेलीग्राम चैनल ओपन है। क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 42, 40, 38 या 39? सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है या आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह यानी कि सेकंड ग्रुप का धातु है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास 40.08 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। जनरली अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो एटॉमिक मास आप जनरली निकालेंगे, क्योंकि अधिकतर तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो उसके परमाणु क्रमांक का डबल होता है। ठीक है, जैसे इसका 20 है तो इसका 40 परमाणु द्रव्यमान हो गया। कैल्शियम को सन 1808 में सर हैम्फ्री डेवी ने खोजा और इसे कैल्शियम क्लोराइड से पृथक किया। अगर पूछा जाए कैल्शियम की खोज किसने की तो 1808 में सर हैम्फ्री डेवी ने खोजा था, और इसे किससे खोजा था तो कैल्शियम क्लोराइड से खोजा था। अगला क्वेश्चन, अधातु परमाणु का कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइड्रोजन एक मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है। बाकी जो आपका ऑक्सीजन है ये डाई एटॉमिक है। जबकि बात करें हाइड्रोजन का तो ये जो है ये भी डाई एटॉमिक है। आप लोग लिखते हैं ना, जब लिखते हैं देखिए H2O2 N2, इसका मतलब होता है इसमें दो आइटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, इसलिए पहला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम CaO NO2, CaCO3 या CaOCl2? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है। या जल के साथ प्रक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। अगर आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछे, अगर कैल्शियम ऑक्साइड CaO है और ये जल के साथ रिएक्शन करा यानी H2O के साथ रिएक्शन करा तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO। तो यहाँ है, देखिए यहाँ पे O है ना, फिर H2 का होल स्क्वायर, क्योंकि O डबल है तो O डबल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 है और ये भी 2 हो गया तो ये डबल स्क्वायर कर देंगे। इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी को बुझा चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम एक सफेद रंग का दाहक और क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, यानी कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है? तो देखिए पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। कितना? 0 से लेके 14 तक। इस पे 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 होता किसका है, जल का, किसका, H2O का। ठीक है, और जैसे ही आप 7 से नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपको एसिडिक मिलेगा। कैसा मिलेगा, एसिडिक, यानी कि अम्लीय मिलेगा। और जैसे आप इधर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ही रहता है, तो इधर आपको कैसा मिलेगा, बेस मिलेगा। बेस यानी कि एल्कलाइन मिलेगा, यानी कि क्षारीय मिलेगा। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तो इसका सही जवाब हो गया 7 हो गया। इसको याद करने का एक ट्रिक बता देती हूँ। एक ट्रिक होता है अनल, अनल अनल होता है। ये एक आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल जो है लाल को नीला करता है कि बेस लाल को नीला करता है, तो उसको याद करने का एक ट्रिक है अनल। अनल से हो गया, आ से हो गया अम्ल, ना से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। अम्ल जो है ये नीले रंग को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, उसी तरह याद कर लीजिए छलनी। छलनी एक आप याद करें तो अगला अपोजिट आपको निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो छलनी से याद कर लीजिए। क्षार जो है वो लाल को नीला करता है। ठीक है, किसको, लिटमस पेपर को। अगला क्वेश्चन,
लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर वह किस रंग में बदल जाता है। अब देखिए वही पूछ लिया कि लिटमस पेपर को जब आप साबुन के पानी में डालेंगे तो वह किस रंग में बदल जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए साबुन का पानी अम्ल है कि क्षार है। तो हम सभी को पता है साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो क्षार क्षार में अगर आप डालेंगे लिटमस पेपर को तो वो क्या रंग लेगा। तो लिख लीजिए छलनी, छालनी, लिखने की भी जरूरत नहीं, मन में सोच लीजिए। क्षार लाल को नीले में परिवर्तित कर देगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस रंग में बदल जाएगा, ब्लू रंग में। देखिए एनवीएस पीजीटी सॉरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लिटमस पेपर है क्या, तो लिटमस पेपर थैलोपाइट समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है ये शैवाल शैवाल प्लस फंगी का ग्रुप होता है, यानी शैवाल और कवक आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ये लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का सूचक होता है। इसके कलर अम्ल और क्षार के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। अम्लीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में डालने पर यह नीला हो जाता है। साबुन जो है वो क्षार होता है, बेस होता है, इसलिए उसमें जब लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो नीला रंग ले लेगा। अगला क्वेश्चन, HNO2 का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर है। 62U, 63U, 64U या 65U। एनबीएस टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी 63U। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14। ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। लेकिन यहाँ पे आपको एक मिनट रुकिए, परमाणु द्रव्यमान लिखना है। ऑक्सीजन का होता है 16, 8 तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 32 हो गया, 32। अब इनको जोड़ लीजिए, 32 और 14 और 1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना, 63 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको परमाणु द्रव्यमान आपको यहाँ पे दिया हुआ, और हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक भी होता है, परमाणु द्रव्यमान भी होता है। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान ठीक इसका डबल हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका डबल इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है, परमाणु भार। अगला क्वेश्चन, हाँ उसी को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जिसकी परमाणु संख्या 20 हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2 8 8 18 से, 2 8 8 18, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका होता है। लेकिन अगर 20 उसका दिया है, परमाणु संख्या 20 दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले 2 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 10 हो गया, 2 8 8 लिख लीजिए, 2 8 8 8 लिख लीजिए, 2 8 8 2 बार लिखना है ना, 2 8 10 और 10 8 18। अब बचा 2 बचा तो यहाँ 2 लिख दीजिए। जरूरी आप 18 नहीं लिखेंगे, जितना आपका बचेगा उतना ही लिखेंगे। अब देखिए, तो 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गया ना, 20 का ही तो निकालना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 8 8 2। 2 8 8 2 किसका है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है, ठीक है। यानी कि एक सेल होती है इलेक्ट्रॉन साइकिल की, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8 और चौथे सेल में जो बची हुई रहेगी 18, मैक्सिमम 18 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगले क्वेश्चन, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है शुद्ध आसुत जल से बनी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, अंधो शून्य तापमान पर रखी बर्फ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में देखने को मिला है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुष्क बर्फ का मतलब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह समान बर्फ की तरह ठोस से द्रव में नहीं बदलता, बल्कि सीधे गैस में बदलती है, ठीक है। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दबाव और 78.8 डिग्री सेल्सियस पर होती है। शुष्क बर्फ का प्रयोग खाद्य परिरक्षण और ठंडा रखने के लिए, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको संरक्षित और ठंडा रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए शुष्क बर्फ, इसे कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह समान बर्फ की तरह ठोस से द्रव में नहीं बदलती है, ठीक है। यह सीधे क्या होती है, ठोस से गैस में हो जाती है, यानी सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन की प्रोसेस यानी ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस आपसे पूछा जाता है
कि कौन कौन सी वो चीज़ है जो ऊर्ध्वपातन करती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कपूर, नेपेंथिलीज, ये सब क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, यानी ये एक ठोस अवस्था में रहते हैं और यह बिना गैस में परिवर्तित हुए डायरेक्ट बिना द्रव में परिवर्तित हुए, बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 28G हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? 8, 9, 17 या 13? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8। 28G हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? 8 है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो उसके पहले जानिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आवर्त सारणी में ये दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। अब अगर इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान ठीक इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है तो यहाँ दिया 28G हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? अब 28/4 कर दीजिए। 28/4 करिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। कितनी बार गया? 7 टाइम। 7 टाइम गया तो इसका कितना निकल के आया? 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 7। यहाँ पे 1 दिया है, ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत है? द्रव को ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। दूसरा दिया है, गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। बिल्कुल सही बात है। द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत होकर शीतलता पैदा करता है। नाइट्रोजन गैस व 0.5 मोल एन, यानी नाइट्रोजन परमाणु के एक अच्छा यहाँ से दिया है, 1 मिनट, 5.0 मोल नाइट्रोजन गैस व 0.5 मोल गैस नाइट्रोजन गैस व 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम है। यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, पहले में ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही बात है। संपीड़ित करने का क्या मतलब है? अगर आपके पास 1 लीटर गैस है, उसको आप दबा दबा के, प्रेशर लगा लगा के, प्रेस कर करके, कॉम्प्रेस्ड कर करके 1 लीटर बॉटल, 1 लीटर द्रव को, 1 लीटर ठोस को आप आधे लीटर में नहीं भर सकते। लेकिन गैस में कॉम्प्रेसिबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण गैस, अगर आपके पास एक लीटर आपके पास गैस है, उसको आप आधे लीटर के बॉटल में फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कॉम्प्रेस्ड करा जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेता है। बिल्कुल सही बात है। 1 लीटर गैस 8 लीटर के सिलेंडर को पूरी तरह से भर लेता है, कहीं पे स्पेस नहीं छोड़ता। ये भी बिल्कुल सही बात है। द्रव शांतिपूर्वक, यानी कि लिक्विड वेपोरेट क्वाइटली एंड प्रोड्यूस कूलिंग, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, तो बराबर 28 के। ठीक है, 0.5 मोल नाइट्रोजन का 14 ग्राम और 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम, तो 0.5 मोल नाइट्रोजन का 7 ग्राम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है? 0.5 मोल नाइट्रोजन व 0.5 मोल नाइट्रोजन के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम और 14 ग्राम होंगे। तो 28 ग्राम नहीं होंगे, ये 14 ग्राम और 7 ग्राम होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 14 ग्राम और 7 ग्राम। ठीक, 14 और 7 ग्राम, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत जवाब हो जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल समूह है, यानी कौन सा एसिडिक है? H2O, H2SO4, NaCl, Na2CO3। देखिए पहला दिया है H2O, इसे वाटर वेपर कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं, या जनरली इसको जल भी बोल दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जल जो है ये इसका pH 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। दूसरा दिया H2SO4, सोडियम H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ही एक अम्ल है, इसके बाद में भी एसिड आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है ये अम्ल है। NaCl ये क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहते हैं। Na2CO3 क्या है? तो ये एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में किसके रूप में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसके लिए किया जाता है? कीटाणुनाशक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या स्कंदक, यानी कि स्कैवेंजर।
इसका सही जवाब हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों की टंकियां या बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं उसको साफ करने के लिए इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। जो स्विमिंग होते हैं, जहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग टब, बाथ टब, या फिर आप कहें कि जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं, इसमें जो पानी भरे होते हैं, ये कभी आपने देखा होगा कि आंखों में अगर चले जाएं तो आंखों में जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस पानी में बहुत सारे लोग नहाते हैं, तो उसको कीटाणु रोधी बनाने के लिए इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया गया रहता है। इसलिए ये पानी जो होता है आंखों में जलन उत्पन्न करने का कार्य करता है और ये कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर में जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें 5% क्लोरीन होता है, या बैक्टीरिया और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है, यानी वो कौन सा अम्ल है जो कांच को भी पिघला देता है। जनरली हम लोग देखते हैं जितनी भी एसिडिक चीज होती है जैसे सिरका वगैरह, इसको कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये कांच चटक जाता है, कांच पिघल जाता है। तो वो कौन सा अम्ल है जो कांच को भी पिघला सकता है? नाइट्रिक एसिड ये नहीं पिघलाता है, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ये भी नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे ह्यूमन के स्टमक से निकलने वाला एसिड है। सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा हाइड्रोफ्यूरिक एसिड, ये नहीं होगा, ये स्टमक से निकलता है। ठीक है, कांच को जो पिघलाने वाला है वो हाइड्रोफ्लूरिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। HF जिसे आप कहते हैं, हाइड्रोफ्लूरिक अम्ल कांच को घुला सकता है या शीशे और अन्य धातुओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस अम्ल को प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो क्या करता है, कांच को पिघला देता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? प्लास्टिक में। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस विषाक्त होती है और फेफड़े और आंखों के लिए खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र अभी मैंने बताया था, NaCl, इसे साधारण नमक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साधारण नमक निकाला कहाँ से जाता है? तो समुद्र के पानी को वाष्पीकृत करके निकाला जाता है। समुद्री जल में घुलनशील लवणों का लगभग 75% NaCl होता है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था PGT में कि आयोडीन सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त किया जाता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया था कि घर के बने खानों से, अलग अलग ऑप्शन दिया था, उसमें एक दिया था समुद्री जीवों से। तो यही बिल्कुल सही हो गया था, समुद्री जीवों से, क्योंकि समुद्र से ही नमक निकाला जाता है और वो एनिमल, वो प्लांट्स, वो जीव लाइफ टाइम अपना उसी समुद्र में रहते हैं। तो सोचिए वो कितने साल्ट को एब्जॉर्ब किए रहेंगे। जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, जैसे समुद्र के भी तो चीजें खाई जाती हैं, तो उन्हीं से जो है साल्ट, आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा किससे मिलकर बना होता है? ब्रॉन्ज जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर जिंक एंड टिन, कॉपर एंड टिन, नन ऑफ एबव। DSSB प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, KCT, या मैंने याद किया है इसको KKT। कांसा, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ये सी होता है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद कर लिया है, KKT, यानी कांसा, कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांसा किससे मिलकर बना हुआ है? KKT। इसी तरह एक पूछा जाता है आपसे, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल। तो इसको आप याद कर लीजिए पिताजी से, पिताजी, पिताजी, ऐसे याद कर लीजिए। तो पीतल होता है, पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कांसा में मिश्र धातु में कॉपर कितना यूज होता है, तो कॉपर ज्यादा मात्रा में 88%, और टिन जो होता है जिसका SN ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये 12% यूज होता है। ठीक है, इसका उपयोग सिक्के बनाने, घंटी और बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? यह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिए। जर्मन सिल्वर जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसका बस नाम सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कॉपर, निकिल और जिंक, CnZ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाएगा? 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकल पाया जाता है। यह बर्तन बनाने के यूज में आता है। आप सभी ने देखा होगा इस समय जो आपका फ्राई पैन, कुकर, कढ़ाई आ रही है उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हुई रहती है, यही वो जर्मन सिल्वर की कोटिंग रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी का क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरिनाइजेशन ऑफ वाटर इज गलत,
सिर्फ एक, अन्य की तुलना में सस्ता या अन्य की तुलना में महंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्लोरीनीकरण कैसे किया जाता है पानी का, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अन्य की तुलना में सस्ता होता है। कीटाणु रोधी इसको बनाने के लिए इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर अन्य क्लोरीन यौगिकों को मिलाकर इसको शुद्ध कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, पानी को शुद्ध क्यों किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गंदा पानी पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, इसलिए पानी को शुद्ध करना जरूरी है। तो इसको कैसे शुद्ध करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से या फिर क्लोरीन पाउडर से। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से अपक्रिया करता है। एल्युमिनियम बहुत महंगा है। एल्युमिनियम बहुत सस्ता है। एल्युमिनियम धीरे धीरे गर्म होता है और अम्लीय सब्जी और खाद्य पदार्थों से आसानी से अपक्रिया नहीं करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एल्युमिनियम जो है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और यह अपक्रिया करके पदार्थों को विषैला बना देता है, इसलिए खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग नहीं किया जाता है। जब एल्युमिनियम बर्तनों में खाना पकाया जाता है तो यह तेजी से गर्म होकर अम्लीय भोजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। ठीक, यह प्रतिक्रिया मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एजेंट पैदा करता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फल और सब्जियां हवा के संपर्क में आने पर भूरे रंग क्यों हो जाते हैं। सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्सीडेज या फिर एल्कलाइन। सही जवाब हो जाएगा जब आपने कभी सेब को काट के दो पार्ट में सेब को काट के रख दीजिए तो आपने देखा होगा, या फिर आलू को काट दीजिए तो आपने देखा होगा इसके ऊपर एक भूरे रंग की कोटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, उसी के साथ अपक्रिया कर लेता है, यानी कि ऑक्सीडेज कर लेता है, इसलिए यह भूरा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ठंडे स्थानों पर रखेंगे, ढक के रखेंगे, तो यह ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं कर पाएगा और यह हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। लेकिन आप खुला छोड़ देंगे तो यह ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओवर हाइड्रेशन कैन कॉज। अति जल योजन से क्या हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, बाल झड़ना, जल मादकता यानी वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर हेल्दी ब्रेन। पानी ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत कम अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, वाटर टॉक्सिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी जल मादकता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब लोग ज़्यादा जल का यूज कर लेंगे, शरीर में बहुत अधिक पानी प्रवेश कर लेगा, तो इससे शरीर में नमक और इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जल मादकता हो जाएगी, या स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। और कम पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन, उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। द्रव प्रावस्था में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेज, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई स्टेट, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। वह कौन सा गैस है जिसको अग्निशामक में यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसका यूज किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यूज तो किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ये किस स्टेज में होगा, लिक्विड स्टेज में होगा। किस स्टेज में होगा, लिक्विड स्टेज में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब मीठे सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। मीठा सोडा को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मीठा सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। मीठा सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। इसी को आप लोग बेकिंग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। इसी को सोडियम हाइड सोडियम एक मिनट रुकिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 और NaSCO3 लग जाएगा तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसे मीठा सोडा कहा जाता है। यह जब पानी से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको अभिक्रिया करके दिखाया गया है। पहले सबसे उत्पाद तो ये क्या निकालेगा, सोडियम कार्बोनेट निकालेगा, उसके बाद जल निकालेगा, उसके बाद जो निकलेगा, रिलीज होगा, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन, निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष अस्पर्शता के माप को किसके रूप में जाना जाता है। क्षारीयता यानी कि एल्केलाइनिटी, सैलिनिटी, डेंसिटी या फिर टर्बिडिटी।
सही जवाब हो जाएगा इसके निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों के मुक्त पेयजल की सापेक्ष अस्पष्टता के माप को मटमैलापन के रूप में जाना जाता है, टर्बिडिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मटमैलापन पानी की अस्पष्टता का माप है। यह बताता है कि पानी में कितने निलंबित ठोस पदार्थ और सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हैं। पानी जितना अधिक टर्बिड होगा उतना कम अस्पष्ट और साफ होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार टंकी में अंतःक्षिप्त किया जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? कौन सा वो गैस है जिसे एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट के उपचार टंकी में डाला जाता है, मतलब उसमें लगाया जाता है, ट्रीटमेंट टैंक में लगाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आप सभी को पता है ऑक्सीजन का यूज जो है एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट में जल के जैविक अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन गैस को उपचार टंकी में एरिट्रेट किया जाता है, यानी उसमें लगाया जाता है। यह प्रक्रिया जल को शुद्ध और सूक्ष्म जीव मुक्त बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु के बर्तन में संग्रहित जल प्राकृतिक शोधन प्रक्रिया का निर्माण करके जल के शोधन में मदद करता है? लोहा, सीसा, तांबा या पीतल? सही जवाब हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल प्राकृतिक शोधन धातु के बर्तन में संग्रहित जल, हाँ, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी को बताया जाता है कि कॉपर के बर्तन में पानी रखकर रात भर रहने दें, सुबह पिए। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है वो जल का शोधन करता है, जल को प्यूरिफाई करता है। इसीलिए पहले के ज़माने में जो सिक्के होते थे वो कॉपर के हुआ करते थे। तब उन्हें लोग नदियों में, नदियों में डाल दिया करते थे जिससे जल जो है वो प्योरीफाई रहे, शुद्ध रहे। लेकिन आजकल के सिक्के कॉपर के नहीं आते हैं। आज ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता बनकर रह गया है। लेकिन पहले के लोग जो सिक्कों को नदियों में डालते थे वो इसलिए डालते थे क्योंकि सिक्के कॉपर के हुआ करते थे। और वो अगर डायरेक्ट किसी से कहिए कि जल को प्योरीफाई करने के लिए आप अपने सिक्के डाल दीजिए, तो कोई नहीं डालेगा। उसको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया था कि आप नदी में सिक्के डालिए, आपकी मान्यता पूरी होगी। ये सब बस कहने की बातें थी। बस उसका एक्चुअल रीजन क्या था, जिससे पानी जो है वो प्यूरिफाई हो रहे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबे में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ऑर्केसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट डेक्टाइल मेटल है? सोना, कॉपर, चांदी या लोहा? तो डेक्टाइल मेटल क्या होता है? जिसको आप ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। तो चांदी तो डेक्टाइल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेक्टाइल है वो सोना है। अगर सोना नहीं दिया होता तो चांदी इसका सही जवाब हो जाता, लेकिन यहाँ सोना दिया है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा मतलब जिसको आप एक तार के रूप में लंबा खींच सकें। ठीक है, अगर आपके पास इतना सोना है तो इसको आप 2 से 3 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ठीक है, वहीं चांदी को भी फैलाया जा सकता है, लेकिन सोने की अपेक्षा कम। तांबा भी फैलाया जाता है लेकिन चांदी की अपेक्षा कम, यानी कि सबसे ज्यादा सोना, फिर चांदी, फिर तांबा। चांदी, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो यही चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? कौन सी धातु कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? कॉपर, मरकरी, आयरन या एल्युमिनियम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी, यानी कि पारा। पारा जो होती है कमरे के तापमान पर द्रव होती है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। इसका जो प्रतीक होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन, CH4। ये निकलता कहाँ से है? तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो जब जुगाली करते हैं तो उनके बॉडी से मीथेन निकलता है। जहाँ पे गोबर इकट्ठा किया गया हो वहाँ से मीथेन निकलता है। धान के खेत से मीथेन निकलता है। कुओं से मीथेन निकलता है। ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व को परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? Rb यानी रुबिडियम, Na सोडियम, Li लिथियम, CS क्या होता है? CS किसे कहते हैं? जेनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CS। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर उनके तत्वों का क्रम देखें तो सबसे अधिक जो होता है वो इसके अनुसार CS का है। फिर उसके बाद CS के पास Rb यानी रुबिडियम का है, फिर पोटेशियम का है, फिर सोडियम का है और फिर लिथियम का है। सबसे कम किसका है? लिथियम का। सबसे अधिक किसका है? CS का।
अगर पूछा जाए सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होती है तो लिथियम की। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? 309 केल्विन, 409 केल्विन, 509 केल्विन या 209 केल्विन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 209 केल्विन। क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध वाली भारी द्रव्य है, जल में आविलीय, ईथर और अल्कोहल में विलीय है। इसका गलनांक जो होता है 209 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में देखें तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है। कैल्शियम को अगर सेल्सियस में, केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा? -63.5 डिग्री सेल्सियस। और इसका उपलांक क्या होता है तो 334 केल्विन होता है। और इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 61.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतृप्त एक्साइलिक का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है ब्यूटेन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन या फिर एथीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। सेचुरेटेड एल्कलाइड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्यूटेन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कलाइन, प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें जो C और C के बीच बॉन्ड पाया जाता है वो एकल होता है, ये सेचुरेटेड होते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो ये अनसेचुरेटेड हो जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से तैयार फिल्टरों से क्लोराइड घोल को कोलाइड कणों को छोड़कर सभी पदार्थ में फैल सकता है में विद्यमान घुलनशील विलेय और विलायक के क्लोराइड के कणों में पृथक करने की प्रक्रिया किस विधि पर आधारित है? वैक्यूम फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस या फिर अल्फा फिल्ट्रेशन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विशेष रूप से तैयार फिल्टर का उपयोग किया जाता है। यह फिल्टर क्लोराइड कणों को रोकता है और घुलनशील पदार्थों व विलायकों को गुजरने देता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह क्लोराइड और घुलनशील विलेय यानी विलायक को अलग करने का प्रमुख तरीका है। अगला क्वेश्चन, इन अ रिडक्शन रिएक्शन व्हाट हैपेंस, यानी कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। नाइट्रोजन का इसका कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन देता तब हाइड्रोजन की वृद्धि होती, ठीक है। अपचयन में किसी परमाणु अणु या आयन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है। इससे धनात्मक संयोजकता घटती है और ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है। अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। अपचयन क्या होता है? जैसे H2 + Cl2, इसका जब आप रिडक्शन कराएंगे तो 2HCl हो जाएगा, निकल के आएगा 2 हाइड्रोक्लोरिक बन जाएगा, क्योंकि H2 है Cl2 है तो 2 को आगे लिख दीजिए, ये बन के आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन बढ़ा ना, देखिए हाइड्रोजन बढ़ा ना, ठीक है। और अगर यहीं पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता तो ऑक्सीजन बढ़ता। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित किया जाता है? स्टारीन, एसिटिलीन, प्रोपेन या फिर विनाइल क्लोराइड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विनाइल क्लोराइड। पीवीसी विनाइल क्लोराइड मोनोमर के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्में, बरसाती सीट कवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्लास्टिक है। बहुलीकरण प्रक्रिया में मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन यूज होता है। पीबी ऐसे याद कर लीजिए, एलपीजी पीबी, प्रोपेन और ब्यूटेन यूज होता है, ठीक है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। इसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी गैस गंधहीन होती है। अगर ये गंधहीन होती है तो ये महकती कैसे है जब लीकेज होता है? क्योंकि इसमें एथिल मरकप्टेन नामक एक रसायन होता है जिसे मिलाया जाता है जो इसमें गंध पैदा करता है, ठीक है। एथिल मरकप्टेन से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला कि एलपीजी में वो कौन सी गैस होती है जो सुगंध पैदा करती है या दुर्गंध पैदा करती है? तो कौन होता है? एथिल मरकप्टेन विलेन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H3SH, ठीक। एलपीजी का यूज घरेलू ईंधन, वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? लिनेन, रेशम, जूट या नायलॉन? तो जूट
रेशम और लिलेन ये तीनों प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर ये सब कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय संलयन या फिर आयनीकरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से उसमें लगातार ऊर्जा बना रहता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते रहते हैं और ऊर्जा देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक में क्या लगता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सही जवाब हो जाएगा रेड फास्फोरस। दिया सलाई की नोक जो होती है, जो माचिस की तीली होती है, इसमें क्या लगता है? लाल फास्फोरस लगता है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो माचिस होता है, माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जिसमें माचिस रगड़ी जाती है, इस पे क्या लगता है? अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा, इस पे क्या चीज़ लगाया जाता है जिससे माचिस की तीली इस पे रगड़े तो उसमें आग लग जाती है? वो कौन सी चीज़ रहती है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है? एक नाभिकीय संयंत्र में एक मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन उत्पन्न करना, न्यूट्रॉन की गति बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति कम करना या न्यूट्रॉन को रोक देना। तो मॉडरेटर जो होता है, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए यूज किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में D2O यानी भारी जल का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बोरान और कैडमियम की छड़ें, ग्रेफाइट और भारी जड़ का उपयोग किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में किस किस चीज़ का? बोरान, कैडमियम की छड़ें, ग्रेफाइट और D2O का। जनरली D2O को ही एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्या करता है? न्यूट्रॉनों की अभिक्रिया को धीमा कर देता है। अगला क्वेश्चन, कुकिंग गैस एक मिश्रण है। कुकिंग गैस किस 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 चीज़ का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था कुकिंग गैस के रूप में किसको यूज करते हैं? LPG को। LPG किसका किसका मिश्रण है? BP का, यानी ब्लड प्रेशर से याद कर लीजिए, ब्लड प्रेशर का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, BP का मिश्रण है। इसमें गंध के लिए एथिल मरकप्टेन मिलाया जाता है। C2H3SH इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? कॉटन फाइबर सेलुलोज से बना होता है। बिल्कुल सही बात। सबसे अधिक सेलुलोज किसमें पाया जाता है? इसी कॉटन में ही पाया जाता है, स्टार्च, प्रोटीन और वसा से नहीं। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस कौन सी है? तो लॉफिंग गैस नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हंसने वाली गैस कौन सी है। हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, एक बार एग्जाम में दे दिया था कि वह कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो लोगों ने नाइट्रस ऑक्साइड को मार्क कर दिया था कि ये अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप N2O के नाम से जानते हैं, ये अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। सोडा जल यानी सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सही जवाब हो जाएगा गैस इन लिक्विड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द्रव में गैस का एक उदाहरण है सोडा जल। जब आप लोगों ने कभी कोक वगैरह पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो देखते हैं उसमें से एक गैस निकलता है, तो वो क्या रहता है? यही सोडा रहता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में घुली रहती है, यही जो है डकार के रूप में शरीर से बाहर आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? जल में अस्थायी कठोरता के लिए अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड घुले होने से अस्थायी कठोरता आती है। यह कठोरता उबालने पर दूर नहीं होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर गर्म किया जाए, तब अस्थायी कठोरता जो है वो दूर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही बताना है। पहला है, बेस का स्वाद मीठा होता है, यानी जो क्षार होते हैं उनका स्वाद मीठा होता है? बिल्कुल नहीं, ये हल्का सा कड़वा लगता है। सिरका लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? बिल्कुल नहीं, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। लिटमस प्रयोगशाला में सर्वाधिक आमतौर पर इंडिकेटर है? बिल्कुल सही बात है, लिटमस का यूज इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, यही आपका सही है। अगला देख लेते हैं, अम्लीय माध्यम पर हल्दी कागज गाजरी हो जाता है। अम्लीय माध्यम पे हल्दी गाजरी नहीं होता, कैसा होता है? क्षारीय में तो हल्दी पीला हो जाता है,
अम्लीय में कैसा, सॉरी, क्षारीय में हल्दी लाल हो जाता है, क्षारीय में, अम्लीय में कैसा होता है हल्दी? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का रूप नहीं है? अवक्षेपण यानी कि प्रिसिपिकेशन का रूप नहीं है। रैन, हेल यानी कि ओला, ओले के साथ वर्षा यानी स्लीट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये अवक्षेपण का रूप नहीं है। अवक्षेपण में जल वाष्प का तरल या ठोस रूप में पृथक होना शामिल है। ओला, वर्षा और ओले के साथ वर्षा अवक्षेपण के रूप में है। निर्क्षेप आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा होती है, ना कि अवक्षेपण। ठीक, इसका मतलब ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? पालक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू पानी या फिर आंवला। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पालक। पालक यानी जिसे आप साग कहते हैं, पालक के साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड और किन चीज़ों में पाया जाता है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑक्जेलिक एसिड और किन चीज़ों में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पालक आदि में पाया जाता है। यह क्रिस्टलीय ठोस होता है और पानी में रंगीन घोल बनाता है। इसका प्रयोग सफाई और जंग हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस उप अम्ल का यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस अम्ल का यूज किया जाएगा? तो जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे H2SO4 कहते हैं। यह एक प्रबल अकार्बनिक अम्ल होता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन और भारी तरल होता है। जल में यह विलीय होता है और परितकारक व रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, थोरियम या रेडियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, प्लूटोनियम। तीव्र प्रजनक यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन के लिए ईंधन का यूज किया जाता है और वह ईंधन कौन सा होता है? प्लूटोनियम होता है। यह रिएक्टर ईंधन को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाता है। इस प्रकार के रिएक्टर में प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यह रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज मूलतः किसने 1772 में किया था? तो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन तो यही मिल गया कि ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? 1772 में हुई थी ऑक्सीजन की खोज। अब बताइए इसकी खोज किसने करी थी? कार्ल विलियम सीले, थॉमस एडिशन, एल्बर्ट आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिशन ने किसका खोज किया? बल्ब का। आइंस्टीन ने किसका खोज किया था? अगर आपको पता है तो बताइए, आइंस्टीन ने किसका खोज किया था? इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, अगर आप में से कोई जानता है तो बताइएगा। थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का खोज किया था। बाकी ऑक्सीजन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कार्ल विलियम सीले थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्ल विलियम सीले ने 1772 में ऑक्सीजन की खोज की थी। 2 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आए, जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने भी ऑक्सीजन की खोज की। इन्होंने ना ऑक्सीजन की खोज की। जोसेफ प्रिस्टले की खोज की खबर जल्दी फैल गई। सिले की खोज के लिए उन्हें व्यापक पहचान तुरंत नहीं मिली थी। ठीक है, दोनों ने ही ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन इनको लोग नहीं जान पाए, इनको बहुत बाद में जाने, व्यापक रूप में इनको लोग नहीं जान पाए। लेकिन जोसेफ प्रिस्टले की पहचान बहुत जल्द आ गई थी। अगर ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही देगा तो जो भी मिलेगा विलियम सिले या जोसेफ प्रिस्टले, आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, कब इन्होंने कब किया? 1772 में। और इनके 2 वर्ष बाद यानी 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, लेकिन इनको ज़्यादा व्यापक रूप से मान्यता मिली थी, इनको ज़्यादा लोग जान पाए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।